एनिमे की काली दुनिया में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक पुराने कैसल को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान जंगल के बीच में होता है। लेकिन अब ये कैसल कोई कैसल नहीं बल्कि डीमंस का अड्डा है, जहाँ पर डीमंस आसपास के गांव वालों को किडनैप करके यहाँ पर ला रहे होते हैं, जिनसे निपटने के लिए विंड हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओबेनाई को बुलाया जाता है, जिनके साथ 2 लो रैंक डीमन स्लेयर्स भी थे। तभी वो लोग एक लेडी को देख लेते हैं जिसे एक डीमन किडनैप करके यहाँ लेकर आया होता है। इसका पीछा करते करते ये लोग भी कैसल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उस कैसल के अंदर ये एक नहीं बल्कि ऐसे कई सारे डीमंस छिपे होते हैं जो कि एक साथ इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोनों हाशिराज उनकी गर्दन काट कर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। यानी कि फाइट में हम देखते हैं कि हाशिराज के सामने ये मामूली डीमंस कुछ देर ही नहीं टिक पा रहे होते हैं। हाशिराज बाकी दोनों डीमन स्लेयर्स को बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके रहते ये ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। ये जगह काफी अजीब थी क्योंकि इन्होंने इतने सारे डीमंस एक जगह इकट्ठे हुए नहीं देखे थे। अब उस लेडी की चीख सुनकर सानेमी ऊपर जाता है, जहाँ वो देखता है कि ऊपर भी बहुत सारे डीमंस छिपकर बैठे होते हैं। सानेमी विंड ब्रेकर का सेकंड फॉर्म यूज करके, सॉरी गाइस, पिछली एनिमे विंड ब्रेकर एक्सप्लेन की थी इसलिए विंड ब्रेकर ही निकल रहा है। सानेमी विंड ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करके उन्हें मार देता है। फिर ओबेनाई सरपेंट ब्रीदिंग का 5th फॉर्म यूज करके बाकी बचे डीमंस को भी मार देता है। वो डीमंस समझ जाते हैं कि ये दोनों कोई मामूली डीमन स्लेयर्स नहीं है बल्कि जरूर कोई हाशिरा है, और ये सोचकर वो जल्दी से वहां से भागने लग जाता है। सानेमी उसका पीछा करता है, लेकिन डीमंस कीड़े मकोड़ों की तरह उनके सामने आते ही जा रहे होते हैं। कैसल के बाहर इन्हें थोड़े अलग तरह के डीमंस मिलते हैं। ओबेनाई सानेमी से कहता है कि तुम जाकर उस लेडी को बचाओ, इन डीमंस को मैं अकेला ही देख लूंगा। ओबेनाई फिर सरपेंट ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करके इन डीमंस को वहीं पर काट देता है। अब ये देख वो डीमन खुद ही उस लेडी को फेंक देता है, पर ओबेनाई उसे कैच कर लेता है। फिर दोनों हाशिराज उस डीमन का पीछा करते हुए जब उसके घर के अंदर चले जाते हैं तो अपने सामने इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। हाशिराज ने यह जगह पहली बार देखी थी। तब अचानक से ही इन्फिनिटी कैसल यहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो डीमन भी जिंदा बच निकलता है। उन दोनों हाशिराज को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो जगह आखिर थी क्या, और वो डीमन और साथ में वो जगह अचानक से गायब कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ हम कानाओ को देखते हैं जो कि अपना एक मिशन कंप्लीट करके वापस लौट रही होती है। वो सीधा शिनोबू से जाकर मिलती है। शिनोबू कानाओ को स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के बारे में सब कुछ बता रही थी कि वहाँ पर 2 अपर रैंक डीमंस ने अटैक कर दिया था, लेकिन म्यूचिरो, मित्सुरी और तांजिरो ने मिलकर उन दोनों को मार दिया। साथ ही नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, यानी वो एक डीमन होने के बावजूद भी सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती है, जो कि डीमंस के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि मुजान अब नेजुको के पीछे जरूर आएगा। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए अर्जेंट हाशिरा मीटिंग रखी गई है, जिसके लिए शिनोबू को उबुयाशी की मेंशन में जाना पड़ेगा। तांजिरो भी इसी मेंशन में था, जिसे गोतो नाम के काकुशी से पता चलता है कि स्वॉर्ड स्मिथ गांव के लोग जल्दी से इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे हैं, क्योंकि इस गांव की लोकेशन डीमंस को पता चल गई है और वो किसी भी समय इस गांव पर हमला कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए स्वॉर्ड स्मिथ गांव वालों के लिए कई और खाली गांव बना दिए गए थे, ताकि इस विलेज के लोग जल्दी से दूसरे खाली विलेज में शिफ्ट हो सके। तांजिरो 1 हफ्ते से बेहोश था, लेकिन जागने के बाद वो ठूस ठूस के खा रहा था, क्योंकि मित्सुरी भी बहुत खाती है और वो भी उसकी तरह स्ट्रांग बनना चाहता था। यहाँ पर काकुशी बताता है कि मित्सुरी और मुइचिरो 3 दिन पहले ही ठीक हो चुके हैं। साथ ही नेजुको वाली खबर सुनकर सारे डीमंस अलर्ट हो चुके हैं। फिर हमें हाशिरा मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सानेमी और ओबेनाई सबसे आखिर में आते हैं। सानेमी को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसका मुकाबला आज तक कभी किसी अपर रैंक डीमन से क्यों नहीं हुआ। स्टोन हाशिरा ग्योमी को खुशी थी कि मित्सुरी और म्यूचिरो ने बिना अपनी जान गंवाए 2 अपर रैंक डीमंस को मार दिया। ये लोग मास्टर कागाया का आने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी मीटिंग में उस मास्टर की वाइफ आ जाती है, जिसका नाम अमाने था। वो उन्हें
बताती है कि उनके मास्टर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो शायद ही आपके सामने कभी आ पाएंगे। ये सुनकर सभी हासिराज को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अमाने कहती है कि नेजुकी ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है। अब मुजान किबुत्सुजी जरूर इससे लेने आएगा ताकि वो भी उसकी तरह सूरज पर जीत हासिल कर सके, यानी कि जल्द ही इनका सामना मुजान से हो सकता है। अमाने को यह भी पता चलता है कि मित्सुरी और मोइचिरो को लड़ाई के दौरान उनके चेहरे पर एक अजीब सा निशान भी आ गया था। वो जानना चाहती है कि उन्हें यह निशान कैसे मिला। सेंगोकू पीरियड के समय फर्स्ट ब्रीदिंग यूज करने वाले तलवारबाजों ने मुजान को लगभग मार ही दिया था। ये निशान उनके शरीर पर भी देखा गया था। हासिराज भी ये सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें भी इस निशान के बारे में कुछ पता नहीं होता। अमाने उन्हें बताती है कि ये तो उन्हें भी नहीं पता कि ये सब सच है या फिर कहानियां। इस बारे में सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ है। जब ये मार्क किसी इंसान पर प्रकट होता है तो उसके आसपास वाले लोगों पर भी ये मास्क देखा जा सकता है। अमाने आगे बताती है कि इस जनरेशन में सबसे पहले जिसे मार्क मिला था वो कोई हासिरा नहीं था बल्कि उसका नाम तांजीरो है। लेकिन तांजीरो ये सबसे पहले एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि ये मार्क शरीर पर प्रकट कैसे होता है। इसीलिए वो मित्सुरी और मोइचिरो से पूछना चाहती है कि आखिर ये मार्क प्रकट कैसे होता है। अब मित्सुरी भी तांजीरो की तरह बड़बड़ करने लग जाती है जिसकी वजह से उन्हें फिर से इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब मोइचिरो कहता है कि उसे तो लड़ाई के वक्त पता भी नहीं चला था कि उसके चेहरे पर कोई निशान आया है। लड़ाई के दौरान उसे पॉइजन दे दिया गया था जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। एक बच्चा तो उसकी जान बचाने के चक्कर में खुद की जान गंवाने बैठा था। उसी समय मोइचिरो की खोई हुई मेमोरीज भी वापस लौट आई थी। जब ये मार्क सबसे पहले उसके चेहरे पर अपीयर हुआ था तो उसकी हार्ट की धड़कन 1 मिनट में 200 बार तक धड़कने लग गई थी और उसका शरीर भी काफी ज्यादा गर्म होकर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इन सभी कंडीशंस की वजह से शायद वो मार्क मोइचिरो के शरीर पर प्रकट हुआ था। शिनोबू कहती है कि ये दोनों चीजें काफी जानलेवा है, यानी कि उस मार्क को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। पर सानेमी कहता है कि यह तो बड़ा आसान है, जिस पर वाटर हासिरा गियो उस पर ताना मारता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग को तो यह काम आसान ही लगेगा। ये सुनकर सानेमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अमाने चाहती थी कि यहाँ मौजूद सारे हासिराज उस मार्क को अपीयर करना सीख जाए ताकि वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सके। इतना कहकर अमाने यहाँ से चली जाती है। अब गियो भी उठकर जाने लगता है मगर सानेमी उसे रोकते हुए कहता है कि अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई है, जिस पर गियो उनसे कहता है कि तुम लोग आपस में ही बात कर लो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओबेनाई को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। शिनोबू भी गियो से पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है, जिस पर गियो से कहता है कि वो उन सबसे अलग है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और इधर बटरफ्लाई मैंशन में तांजीरो को पता चलता है कि नेजुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रही है और वो उन्हें बात करना भी सिखा रही थी। बाहर हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि एक मिशन पूरा करके वापस लौट आया है। तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती है और फिर नेजुका भी बाहर आकर जेनुत्सु को वेलकम बैक कहती है। जेनुत्सु ने पहली बार नेजुको को दिन में देखा था और उसकी आवाज सुनकर वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वो चिल्लाते हुए नेजुका से कहता है कि तुम मेरे लिए बोलना सीख गई, जल्दी मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना खिलाऊंगा। इसके बाद नेजुका कहती है कि वेलकम बैक इनोसुके, यानी कि उसे जेनुत्सु का नाम भी पता नहीं था। ये सुन जेनित्सु बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और वो बोलने लग जाता है कि आखिर वो सूअर का बच्चा कहाँ है, अगर वो मुझे एक बार भी मिल जाए तो मैं उसे वहीं मार दूंगा। हमें पता चलता है कि इनोसुके सुबह से ही नेजुका को अपना नाम रटवाने पर लगा था। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हैगे नेजुका तांजीरो की तलवार लेकर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल लग रही थी। ये वही योरिची वाली तलवार है जो कि तांजीरो को मिली थी। उस पर रेंजोकू का स्वॉर्ड गार्ड भी लगा हुआ था और तलवार पर स्ले लिखा हुआ था। हैगे नेजुका यहाँ पर बताता है कि ये तलवार बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी स्टील से बनी है, इसे चलाने वाला जरूरी बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहा होगा। ये तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी बहुत ही ज्यादा पुरानी है क्योंकि अब तो हर हासिरा की तलवार पर डेस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस लिखा जाता है। तांजीरो बोलता है कि लड़ाई के समय तो तलवार पर यह सब नहीं लिखा हुआ था, जिस पर हैगे नेजुका गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों
लोगों ने उस तलवार का प्रोसेस पूरा होने ही कब दिया था। इसे धार करने के चक्कर में मेरी इतनी ज्यादा पिटाई हुई है कि मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा अब भी दर्द कर रहा है, जिसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मुझे मिठाई खिलानी पड़ेगी। जिसके लिए तांजीरो मान जाता है और हैगे नेजुका यहाँ से चला जाता है। गेन्या भी तांजीरो के बाजू वाले बेड पर ही था, इसलिए वो उन सबको धीरे बात करने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि खिड़की तोड़कर इनोसुके यहाँ पर आ जाता है, जो देखकर काकुशी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। गेन्या यहाँ पर सोचता है कि उसे अपना एक अलग कमरा चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे थे। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, जिस पर तांजीरो पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग, जिस पर तांजीरो बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस ट्रेनिंग का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग, जिसमें सभी हाशिराज अपने से नीचे वाले डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। वो जल्द से जल्द इस ट्रेनिंग को शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें मुजान के बारे में कुछ पता नहीं होता कि वो कब आने वाला है, तो इन्हें आने वाले अंतिम युद्ध के लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। क्योमी कहता है कि वो रिटायर्ड हाशिरा टेंजन उजुई को भी उनकी मदद के लिए बुलाने वाला है। सभी हाशिराज इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ग्यू इनके साथ नहीं था। अगले दिन तांजीरो और जोनेत्सु इस ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। जेनुत्सु को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता कि अभी तो मिशन से लौटा है और लौटते ही उसे अब ये ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तांजीरो कहता है कि यह तो एक अच्छी बात है ना कि उन्हें हाशिराज के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, इससे उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये सुनकर जेनुत्सु बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और तांजीरो का माथा काटने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो बिस्तर पर पड़े रहते हो, तुम्हें क्या पता कि हम पर क्या बीत रही है, अब से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कहकर जेनुत्सु जाने लगता है, पर तांजीरो उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि लड़ाई के दौरान तांजीरो के पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। लेकिन जेनुत्सु द्वारा सिखाई गई थंडर ब्रीदिंग टेक्निक की वजह से वो वहां मौजूद सारे डीमंस को मार पाया। इसी तरह हाशिरा ट्रेनिंग भी उनके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। अब खुद की तारीफ सुनकर जेनुत्सु का सारा गुस्सा उतर जाता है और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग के लिए जाने लग जाता है। इधर टेंजन उजुई इन स्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा होता है। वो सब ट्रेनिंग करते करते थक गए थे, लेकिन उजुई उन्हें भागते रहने के लिए कहता है, क्योंकि यह तो एक बेसिक स्टेमिना टेस्टिंग थी। इसके बाद वाले हाशिराज तो इनकी चटनी बना देंगे। यहाँ पर उजुई की तीनों वाइफ्स भी आई हुई थी, जो कि सबके लिए खाना पका रही होती है। उजुई से छूटने के बाद इन सबको मोइचिरो से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो कि एक मूवमेंट ट्रेनिंग होगी। फिर मित्सुरी की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, इसके बाद ओबनाई की तलवारबाजी ट्रेनिंग और सानेमी की एंडलेस स्ट्राइकिंग की ट्रेनिंग और फिर आखिर में ग्योमी की मसल ट्रेनिंग। हाशिरा भी इस ट्रेनिंग के बहाने खुद को ट्रेन कर रहे थे, ताकि वो खुद डीमन स्लेयर्स मार्ग को अपीयर कर सके। शाम को तांजीरो के पास एक कासुगाई क्रो आता है, जो कि उसके सिर पर एक चोंच मारकर उसे एक लेटर पकड़ाता है। ये लेटर मास्टर कागाया ने भेजा था, जिस पर लिखा था कि सिर्फ ग्यू ही है जो कि हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ हम लेडी तमाया को देखते हैं, जिसकी विंडो पर भी एक कासुगाई क्रो आता है। तमाया को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर डीमन स्लेयर्स ने उन्हें कैसे खोज लिया, क्योंकि तमायो का घर तो हमेशा से ही छुपा रहता है। ये क्रो मास्टर कागाया ने भेजा होता है, जो लेडी तमायो से कहता है कि उन्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो उनसे मदद मांगने आया है। डीमन स्लेयर्स कॉर्प्स में भी एक लड़की है, जिसे डीमंस की बॉडी के बारे में काफी ज्यादा डिटेल है। ये चाहते थे कि तमायो भी उस लड़की के साथ मिलकर नेजुको की जांच करे। मुजान किबुत्सुजी को हराने के लिए वो क्या उनके साथ काम करेगी। वो उसे उबुयाशी की मेंशन में आने के लिए इनविटेशन दे रहा होता है। तमायो को यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके जैसी एक डीमन को डीमन स्लेयर्स में आने के लिए इनविटेशन मिला है। यहाँ से एपिसोड चेंज होता है। कासुगाई क्रो तमायो को डीमन स्लेयर्स हेड क्वार्टर में आने का इनविटेशन देता है और यहाँ से उड़ जाता है। तभी योशिरो भागते हुए यहाँ आता है और तमायो से कहता है कि उन्हें जल्दी से यह जगह बदल देनी चाहिए, पर तमायो कहती है कि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं। वो कहता है कि नेजुको के सूरज पर जीत हासिल करने की वजह से कुछ बड़ा होने वाला है, शायद ये काफी पहले से ही तय हो गया था। हम देखते हैं कि तमायो पहले से ही योरिची से मिल चुकी है। तमायो योशिरो से कहती है कि वह जगह जरूर बदलेंगे, क्योंकि अब वो डीमन स्लेयर्स के हेड क्वार्टर में जाने वाले हैं। दूसरी तरफ तांजीरो को भी मास्टर कागा का लेटर मिल जाता है, जिसमें लिखा होता है कि तांजीरो अब तुम कैसे हो, मेरी तो बदनसीबी है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम गियू से जाकर बात
करो। वह हमेशा से अकेला रहता है और हास्य ट्रेनिंग में भी हिस्सा नहीं ले रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम उससे प्यार से बात करके उसे एक नई दिशा दिखलाओगे। अगली सुबह तांजीरो गियू से मिलने जाने लगता है। रास्ते में उसे ओई मिलती है, जिससे तांजीरो पूछता है कि कोई इंसान हमेशा ही अकेला रहता है तो उसका मूड कैसे ठीक किया जा सकता है। ओई कहती है कि उसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो तांजीरो और गियू के खाने के लिए ओनिगिरी पैक कर देती है, जिसे खाकर तांजीरो अपना माइंड और बॉडी हेल्थी रख सकता है। तांजीरो अब गियू के मेंशन की तरफ जाने लगता है और उसके सामने जाकर वो चिल्लाने लगता है, लेकिन तांजीरो के काफी देर तक चिल्लाने पर भी गियू उससे कोई रिप्लाई नहीं देता, जिस पर तांजीरो खुद ही अंदर आ जाता है, जिसे देखकर ये सब गियू को अच्छा नहीं लग रहा होता है। तांजीरो यहाँ गियू के सामने बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि कैसे सभी हाशिराज ट्रेनिंग करने लग गए हैं। वो उससे कहता है कि मैं भी 7 दिनों के अंदर ठीक हो जाऊंगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। लेकिन इधर गियू उसे साफ मना कर देता है। तांजीरो उससे पूछता है कि इसकी कोई खास वजह, जिस पर गियू कहता है कि वो गुस्सा है कि तांजीरो ने अब तक वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया है, उसे तो अब तक अगला वाटर हाशिरो होना चाहिए था। तांजीरो कहता है कि उसने इसके बारे में उरुकाडाशी से बात की थी और उन्होंने बताया था कि वाटर ब्रीदिंग काफी बेसिक स्टाइल है, अगर तुम चाहो तो तुम अपनी ब्रीदिंग स्टाइल चेंज भी कर सकते हो। लेकिन गियू कहता है कि हाल फिलहाल में कोई भी वाटर हाशिरो नहीं है, इसलिए किसी न किसी को तो वाटर हाशिरा बनना ही होगा। तांजीरो ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि गियू खुद ही एक वाटर हाशिरा है, जिस पर गियू उससे बताता है कि वो वाटर हाशिरा नहीं है। वो तांजीरो को कमरे से बाहर जाने के लिए कहकर वो खुद ही अपने घर से बाहर निकल जाता है। तांजीरो को यहाँ पर कागा की बात याद आती है कि उसे उसके साथ शांति से बात करनी होगी। तांजीरो गियू के खाने के लिए ओनिगिरी बाहर ही रख देता है। शाम को गियू देखता है कि तांजीरो अब तक ही उसके घर पर है, वो अब तक यहाँ से नहीं गया है। तांजीरो अब गियू के पीछे एक भूत की तरह पड़ जाता है, वो हर जगह उसका पीछा करने लग जाता है। तांजीरो बात बात पर गियू से उसे ट्रेनिंग देने के लिए जिद करने लग जाता है। तांजीरो गियू को आराम से सोने, खाने और नहाने भी नहीं दे रहा होता। ऐसे करते करते करीब 4 दिन बीत जाते हैं और गियू को डर लगने लग जाता है कि क्या ये ऐसे ही जिंदगी भर मेरा पीछा करता रहेगा। फिर गियू तांजीरो को सच बताता है। वो उसे बताता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन पास नहीं किया था। गियू के साथ साबितो नाम का एक लड़का हुआ करता था, जिसकी पूरी फैमिली को डीमंस ने मार दिया था, बिल्कुल गियू की तरह। साबितो को नाम सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। आगे गियू बताता है कि उस समय वो दोनों 13 साल के थे। वो उरुकाडाशी से यहाँ ट्रेनिंग के दौरान मिले थे और उनमें गहरी दोस्ती हो गई थी। साबितो एक नेक दिल लड़का था और इन दोनों ने एक साथ ही फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दिया था, लेकिन उस एग्जाम में सिर्फ एक ही इंसान मारा गया था, जो था साबितो। असल में साबितो ने अकेले ही माउंटेन के सारे डीमंस को मार गिराया था। गियू तो पहले डीमन से लड़ते ही घायल हो गया था, तब भी साबितो ने ही गियू को बचाया था। फिर साबितो गियू को एक सेफ जगह पर छोड़कर एक दूसरे लड़के को बचाने के लिए चला गया था। एग्जाम खत्म होने के बाद जब गियू को होश आया तब उसे पता चला कि वो जिंदा रहने के कारण एग्जाम में पास हो गया है, लेकिन साबितो को एक हैंड डीमन ने मार गिराया। गियू ने तो एक डीमन भी नहीं मारा था, तो खुद को पास कैसे मान सकता है। वो मास्टर कागा ऐसे भी कहता है कि वो वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं है, वो तो बाकी हाशिराज के बराबर भी नहीं है, इसलिए वो खुद को सबसे अलग मानता है। गियू आगे उसे कहता है कि तांजीरा को किसी और हाशिरा के पास ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहिए और वो निशान कभी गियू के ऊपर नहीं आएगा। उसकी जगह अगर साबितो होता तो जरूर उस मार्क को अप्लाई कर सकता था। ये कहकर गियू यहाँ से जाने लगता है। तांजीरो को यहाँ पर उसकी स्टोरी सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो हमेशा यही सोच रहा होता होगा कि साबितो की जगह वो खुद ही मर गया होता तो आज साबितो जिंदा रह जाता। तांजीरो अब साबितो और माकुमो को याद करता है कि मरने के बाद भी उन्होंने तांजीरो की मदद की थी। साबितो अगर आज जिंदा होता तो बिल्कुल गियू की उम्र का होता और वो एक महान तलवारबाज बनता। उसने तो फाइनल सिलेक्शन में सबको बचाया था, लेकिन तांजीरो इसमें से किसी को नहीं बचा पाता। तांजीरो फिर रेंगोकू को याद करता है, जो कि एक काफी महान इंसान है, लेकिन इन लोगों को बचाने के चक्कर में वो खुद ही मारा गया। तांजीरो भी सोचता है कि काश रेंगोकू की जगह वो खुद मारा जाता, क्योंकि उसे लगता है कि रेंगोकू जरूर मुजान को हरा पा सकता था। मगर फिर अचानक से उसे इनोसुके की बात याद आती है, जिसने कहा था कि रेंगोकू उन सब पर भरोसा करने के बाद मरा है, तो तुम सब उसकी मौत का तमाशा नहीं देख सकते, उसकी मौत पर रोते नहीं बैठ सकते। तांजीरो सोच रहा होता है कि उसे गियू से क्या कहना चाहिए। गियू खुद को हाशिरा नहीं मानता, लेकिन उसने
उसने हाशिरा बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। तांजीरो अब गियू से कहता है कि क्या तुम साबितो की मौत का बदला ऐसे चुकाओगे, और उसे एक बात याद आ जाती है जब साबितो ने उसे एक थप्पड़ मारा था और उसने कहा था कि खबरदार, अगर तूने कभी मरने की बात की तो हमारी दोस्ती वहीं खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बहन ने खुद की जान देकर तुम्हें डीमन से बचाया था, तो तुम्हें उसका सम्मान करते हुए जिंदा रहना होगा। गियू अब सोचता है कि उसने यह बात पूरी तरीके से भुला दी थी, क्योंकि वो साबितो और अपनी बहन की मौत को याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो उन्हें याद करता तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता। पर अब वो उन दोनों से माफी मांगता है, क्योंकि आज उसे तांजीरो की बात समझ आ गई थी। मगर इधर तांजीरो सोच रहा होता है कि कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, क्योंकि गियू बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। वो सोच रहा होता है कि उसने गियू के जले पर नमक छिड़क दिया। फिर तांजीरो के दिमाग की बत्ती जलती है और गियू के साथ ईटिंग कंपटीशन परफॉर्म करने का सोचता है, और अगर वो जीत गया तो गियू को उससे ट्रेन करना होगा, और ईटिंग कंपटीशन गियू को बात करने की भी जरूरत नहीं है। फिर गियू अचानक से तांजीरा से कहता है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इधर तांजीरो उसकी बात काटकर उसे ईटिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है, जिस पर गियू मान जाता है और दोनों मिलकर दबा के खाने लग जाते हैं। गियू फिर तांजीरो से शिनोबू के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर तांजीरो उससे कहने लगता है कि शिनोबू की ट्रेनिंग के बारे में तो उसे खुद भी कुछ पता नहीं था। बटरफ्लाई मैंशन में हम शिनोबू को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी कानाओ यहाँ पर आ जाती है और वो शिनोबू से पूछती है कि वो सानेमी की ट्रेनिंग के लिए जा रही है, क्या उसके बाद शिनोबू उससे ट्रेनिंग दे सकती है। पर शिनोबू उससे कहती है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही। फिर वो कानाओ को अपने पास बुलाती है, जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा उदास थी कि शिनोबू हाशिरा ट्रेनिंग में उसे ट्रेनिंग नहीं दे रही। शिनोबू को एक तरफ ये देखकर खुशी हो रही थी कि कानाओ अब अपनी मन की बात उसे खुलकर बता रही थी, और वो सोचती है कि लगता है वो वक्त आखिरकार आ ही गया जब वो कानाओ को उस डीमन के बारे में बताए जिसने शिनोबू की बड़ी बहन को मारा था। फिर यहाँ से एपिसोड चेंज होता है, जिसकी स्टार्ट में हम उजुई को देखते हैं जो कि डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग करा रहा होता है, जिसमें सबकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन ये तो बस एक बेसिक फिटनेस थी। जब तक ये लोग इस बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग को पास नहीं कर लेते वो अगले हाशिरा की ट्रेनिंग में नहीं जा सकते। लेकिन दूसरी तरफ उजुई काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। वो उनसे कहता है कि अगर तुम यहीं पर ही फेल हो गए तो तुम कभी मित्सुरी और सानुमी की ट्रेनिंग झेल ही नहीं पाओगे। इधर स्लेयर्स को ये ट्रेनिंग एकदम नर्क के समान लग रही थी। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो भी इस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर उजुई भी काफी ज्यादा खुश होता है और तांजीरो की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है कि उसने एक और अपर रैंक डीमंस को हरा दिया। उजुई अब तांजीरो को भी ट्रेनिंग में लगा देता है और तांजीरो को भी इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। उजुई की तीनों वाइफ सबके लिए खाना बना रही थी। उजुई सभी स्लेयर से कहता है कि वो पेट भरकर खाना खाएं, क्योंकि अगर वो अच्छे से खाएंगे तो अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएंगे। जिसने भी खाना छोड़ा उसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स भी करनी पड़ सकती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दो स्लेयर्स नाइट ड्यूटी पर जा रहे होते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि आजकल स्लेयर्स काफी दिखना बंद ही हो गए हैं। वो सोच रहे होते हैं कि वो शिजुको की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन असली सच तो डीमंस ही जानते हैं। तभी इन दोनों को पास की गली से कुछ आवाज आती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम गली के अंदर से एक डीमन की आईज को निकलते हुए देखते हैं, जो कि स्लेयर्स का पीछा करने लग जाती है। उस आंख पर नंबर 4 लिखा हुआ था। इधर हम तांजीरो को देखते हैं जो कि सभी स्लेयर्स को पीछे छोड़ रहा होता है। उसकी इतनी ज्यादा ताकत देखकर बाकी स्लेयर्स काफी ज्यादा हैरान थे। वो बाकी स्लेयर्स को स्टोरी सुना रहा होता है कि कैसे उसने अपने एक अपर रैंक के डीमन को मारा था, लेकिन उसकी बड़बड़ किसी को भी समझ नहीं आ रही होती। फिर उजुई उन सबको एक बड़े से पहाड़ पर चढ़कर वापस उतरने की ट्रेनिंग देता है। जो भी लेट आएगा उसे शाम का डिनर नहीं मिलेगा। उसकी तीनों वाइफ्स तांजीरो के पास आकर उनसे कहती है कि उजुई दिखने में जितना ज्यादा सख्त है अंदर से उतने ही ज्यादा मुलायम है। जब तक सारे स्लेयर्स नहीं लौट आते वो खुद ही भूखे रहते हैं। एक दिन वो पूरा पहाड़ चढ़ गए थे एक बचे हुए स्लेयर्स को लाने के लिए। उजुई उनसे कहता है कि मास्टर ने उन पर भरोसा किया है, तो ऐसे स्लेयर्स को पहाड़ों पर मरने थोड़ी देगा। तांजीरो भी अब पहाड़ चढ़ने लगता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि सभी हाशिराज अंदर से कितने साफ दिल के होते हैं। इसके बाद हम तांजीरो और गियू का ईटिंग कंपटीशन देखते हैं, जिसमें दोनों ने ढेर सारी प्लेट्स साफ कर दी थी। तांजीरो ने शर्त रखी थी कि अगर वो जीता तो गियू को उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। गियू भी अब हाशिरा ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर कम खाना खाता है और जानबूझकर तांजीरो को जिताने की कोशिश करता है ताकि उसको ट्रेन करने के लिए पार्टिसिपेट कर सके। शाम को सानेमी और ओबेनाई आपस में बात कर रहे होते हैं
कि वो लोग इन स्लेयर्स को ट्रेन तो कर रहे हैं, लेकिन अपर रैंक से लड़ाई में इनमें से कोई काम नहीं आने वाला। लेकिन मास्टर की यही इच्छा थी तो हमें इसे पूरा करना ही होगा। दोनों को इन्फिनिटी कैसल वाली बात परेशान कर रही होती है कि वो जगह आखिर थी क्या, और आखिर वहाँ के डीमंस और जगह अचानक से कहाँ गायब हो गई। अगर वो डीमंस के छुपने की जगह है तो इसके बारे में उन्हें पता कैसे नहीं है। सानेमी बताता है कि वो उसी जंगल में कई बार जा चुका है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ओबिनाई कहता है कि उस दिन के बाद से डीमंस देखना बंद हो गए हैं। जाहिर है कि उन सब का टारगेट नेजुको है और जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है। सानेमी कहता है कि उसके सामने चाहे कोई भी आ जाए वो अकेला ही उसे खत्म कर देगा। हाशिरा ट्रेनिंग की वजह से उसका ध्यान भटकने लग जाता है, लेकिन अंदर से वो आने वाले खतरे के बारे में सोच रहा होता है। ये और कुछ नहीं बल्कि तूफान के पहले से आने वाली शांति है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने की बात करते हैं ताकि इनकी भी ट्रेनिंग हो जाए। इधर तांजीरो उजुई की वाइफ्स के साथ किचन में घुसा हुआ था। ये तीनों तांजीरो का शुक्रिया भी करती है। ये कुछ देर अपनी बातें करते हैं और आखिर में तीनों तांजीरो से कहते हैं कि तुम मुजान किबुत्सी को जरूर हरा देना। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उजुई को देखते हैं जो कि अगले दिन ट्रेनर से कह रहा होता है कि आज के दिन हम स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे जिससे इन्हें असली लड़ाई का अनुभव होगा। वो इन सबको एक पहाड़ी पर ले गया था और अब तक अंधेरा हो चुका होता है क्योंकि डीमंस अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। उजुई अब उनके लिए एक डीमन है और सबको उनसे बचने की कोशिश करनी है। यहाँ पर तांजीरो का काम होगा सभी को प्रोटेक्ट करते हुए उजुई को हराना। उजुई अब चुपके से इन पर अटैक करने लग जाता है और वो अटैक करते हुए किसी को दिख भी नहीं रहा होता क्योंकि आखिरकार उजुई एक निंजा था, तो तांजीरो भी उसे सेंस नहीं कर पा रहा होता। उजुई अब खुद उनके सामने आता है जिसे देखकर एक स्लेयर डरते हुए बोलता है कि यह नामुमकिन है, वो सब मिलकर भी एक हाशिरा को नहीं हरा सकते। लेकिन उजुई उसे मारते हुए कहता है कि क्या तुम डीमंस को भी यही कहोगे। तांजीरो अब सभी स्लेयर्स को इकट्ठा होने के लिए बोलता है और खुद उजुई से लड़ने लग जाता है। सिर्फ एक हाथ होने के बावजूद भी उजुई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। दोनों में बहुत ही ज्यादा घमासान लड़ाई होने लगती है और उजुई ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि तांजीरो पहले से अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब ये देखकर बाकी स्लेयर्स को भी काफी ज्यादा जोश आ जाता है और वो भी एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और ट्रेनिंग के बाद उजुई उन सबको कह रहा होता है कि तुम लोग मिलकर भी एक रिटायर हाशिरा को भी नहीं हरा पाए। सभी स्लेयर्स कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि तांजीरो और हाशिराज मिलकर सारे अपर रैंक्स और मुजान को भी मार देंगे और इस काम में भी वो सब मिलकर जितना हो सके उतना योगदान देने की कोशिश करेंगे और उसके लिए वो कड़ी मेहनत करके स्ट्रांग बनने की भी कोशिश करेंगे। ये सुनकर उजुई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। करीब 10 दिन बाद तांजीरो इस स्टेमिना ट्रेनिंग को पास कर जाता है। उजुई उससे कहता है कि अब तुम अगली ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। तुमने अपने अपर रैंक को तो हरा दिया, लेकिन ये गेम तभी खत्म होगा जब तुम मुजान किजुत्सुकी को मार दोगे। और ये काम उजुई तांजीरो के भरोसे छोड़ देता है। तांजीरो कहता है कि वो मुजान को जरूर ही हरा देगा। मतलब उजुई को अपने बाकी हाशिरा साथियों पर भरोसा ही नहीं है। तांजीरो यहाँ पर सबको गुड बाय और थैंक यू बोलकर यहाँ से निकल जाता है। अपने कासुगाइरो का पीछा करते हुए तांजीरो मोइचिरो के मेंशन में पहुंच जाता है और वो देखता है कि मोइचिरो तो बहुत ही ज्यादा सख्त ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर यहाँ से एपिसोड चेंज होता है और अगले एपिसोड की स्टार्ट में हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि मोइचिरो के मेंशन का गेट खोलता है। वो देखता है कि मोइचिरो तो उजुई से भी काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा था। सारे स्लेयर्स वहाँ पर जमीन पर पड़े हुए थे। यहाँ पर वो देखता है कि एक स्लेयर मोइचिरो से बुरी तरीके से हार जाता है, लेकिन मोइचिरो से कहता है कि अगर ये असली की लड़ाई होती तो तुम 3 बार मर चुके होते। मोइचिरो अब सबको खड़े होने के लिए कहता है और वो फिर से सारे स्लेयर्स को एक एक बार में वापस से पटक देता है। वो उनसे कहता है कि चाहे तुम्हारा साथी मर भी क्यों ना जाए, तुम्हें अपने काम पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तुम उसके लिए दुख मनाओगे तो तुम खुद मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि मोइचिरो की नजर तांजीरो की तरफ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो तांजीरो का ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है जिसमें मोइचिरो की काशिगाकुरो स्लेयर्स को कोसने लग जाती है। वो पहले की तरह ही बदतमीज थी और इससे स्लेयर्स काफी ज्यादा चिढ़ते थे। मोइचिरो फिर तांजीरो को एक वर्कशॉप में लेकर जाता है जिसके अंदर हम कानामोरी को देखते हैं जो कि मोइचिरो का स्वॉर्ड स्मिथ है। कानामोरी तांजीरो को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। कानामोरी को यहाँ पर मोइचिरो ने बुलाया था। मोइचिरो फिर यहाँ पर रखी एक तलवार को उठाकर तांजीरो को देता है और उसे सीधा पकड़ने के लिए कहता है। इसके बाद मोइचिरो एक पेपर एरोप्लेन बनाकर उस तलवार की तरफ उड़ा
देता है। तलवार को छूते ही उस एरोप्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये तलवार काफी ज्यादा धारदार और स्ट्रांग है। मोइचिरो कहता है कि उसने इसीलिए यहाँ पर कानामोरी को बुलवा लिया है ताकि वो हमारी ट्रेनिंग की सारी तलवारें एकदम धारदार करके रखे। आने वाले टाइम में मोइचिरो को अपनी सारी तलवारें एकदम धारदार कंडीशन में चाहिएगी। इसके बाद मोइचिरो फिर से स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है, जिसमें उन सभी स्लेयर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है। मोइचिरो स्लेयर्स को सोच समझकर वार करने के लिए कहता है, क्योंकि असली युद्ध में ऐसे मौके नहीं मिलते। असली युद्ध में अगर वो 9 बार जीत कर भी एक बार हार गए तो अपनी जिंदगी गंवा बैठेंगे, इसलिए अपने हर एक मूव को तराशना होगा। एक स्लेयर्स यहाँ पर तांजीरो से कहता है कि वो मोइचिरो को समझाता क्यों नहीं कि वो हमारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आए, लेकिन तांजीरो कहता है कि मोइचिरो तो उनसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो इतने सारे स्लेयर्स को एक साथ ट्रेनिंग दे रहा है। स्लेयर्स उसकी बात समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी मोइचिरो की बात करने का ढंग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिस पर तांजीरो कहता है कि तुम शुक्र मनाओ कि पहले के मुकाबले तो मोइचिरो काफी सख्ती से पेश नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि मोइचिरो कहीं बाहर जा रहा होता है। स्लेयर्स तांजीरो को बताते हैं कि मोइचिरो हर रात कहीं बाहर जाता है। इधर रात के समय उस टाउन में हम फिर से उस डेमन आइज को देखते हैं, जो कि एक नहीं बल्कि 2 थी। फिर हम उस गली के अंदर डीपली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो आंखें कोई 1-2 नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में थी। ये सभी नाकीमे नाम के डेमन के पास से निकल रही थी, जो कि इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। क्योंकि अब हान टेंगु मर चुका है तो नाकीमे अपर रैंक 4 की डीमन बन चुकी है। नाकीमे अपनी आंखों के जरिए मोइचिरो पर नजर रखे हुए थी। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सानेमी और ओबेनाई को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ लड़कर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे होते हैं। सानेमी विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है, लेकिन ओबेनाई 5th फॉर्म। लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे पा रहे थे। तभी मोइचिरो भी यहाँ आ जाता है और उनसे कहता है कि वो भी उनकी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है। सानेमी उससे कहता है कि तुम रोज रात यहाँ पर आ जाते हो, क्या तुम्हारी दिन वाली ट्रेनिंग सही से नहीं बीत रही? जिस पर मोइचिरो कहता है कि दिन वाली ट्रेनिंग तो बाकी स्लेयर्स के लिए काफी यूजफुल होगी, लेकिन मेरे लिए वो काफी कम पड़ती है। सानेमी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे लिए तो यही असली हासिरा ट्रेनिंग है। ओबेनाई बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे आने की खुशी में सानेमी और हम दोनों साथ मिलकर तुझसे लड़ेंगे। मोइचिरो भी इसके लिए तैयार हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि एक के खिलाफ 2, बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो तुम तो। तभी अचानक से मोइचिरो उन दोनों पर ही अटैक कर देता है और ये अटैक इतनी ज्यादा तेजी से होता है कि ओबेनाई और सानेमी उसके अटैक्स देख ही नहीं पाते। मोइचिरो की कासुगाई ऊपर बैठकर चिल्ला रही होती है कि तुम दोनों को धूल चटा दो, तुम ही सबसे बेस्ट हो। फिर हम देखते हैं कि तीनों अपना मन भरकर लड़ने के बाद बैठ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं कि आज की ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा हार्ड थी। दिन में स्लेयर्स के साथ वो फाइट और रात में तुम लोगों के साथ ये असली हासिरा फाइट, दोनों साथ करके मजा आ जाता है। फिर ओबेनाई मोइचिरो से पूछता है कि तुम्हारी आज की ट्रेनिंग कैसी थी, जिस पर मोइचिरो बताता है कि दिन वाली ट्रेनिंग में आज तांजीरो उसके पास आया है, उसके ज्यादातर घाव भर चुके हैं। जब तक वो ओबेनाई के यहाँ पहुंचेगा तब तक वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। जिस पर ओबेनाई कहता है कि अच्छा है, फिर तो हम पूरी तरीके से मैं उसे ट्रेनिंग दे पाऊंगा। सानेमी उससे कहता है कि भले ही वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया हो, लेकिन मैं उसे एक अच्छी तरीके से दिखाऊंगा कि एक असली हासिरा होता क्या है। ये सुनकर मोइचिरो तांजीरो के लिए प्रे करने लग जाता है कि भगवान उसे इन ट्रेनिंग से बचाए। अगले दिन फिर से हम मोइचिरो को देखते हैं, जो कि बाकी स्लेयर्स को हरा देता है। वो उनसे कहता है कि शायद लकड़ी की तलवार से तुम्हें डर नहीं लग रहा, तो मुझे असली की तलवारें यूज लेनी पड़ेगी। ये कहकर वो स्लेयर्स को असली तलवारें पकड़ा देता है, लेकिन सामने वाले स्लेयर्स असली तलवार देखकर ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। एक स्लेयर्स तो बहुत ही ज्यादा हाँफने लग जाता है और उसका शरीर भी कांपने लग जाता है। वो उनसे माफी मांगकर नीचे बैठने लग जाता है। स्लेयर मोइचिरो से कहता है कि वो उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि मोइचिरो रोज रात कहीं जाता है और जब रात को वो वापस आता है तो उसके शरीर पर काफी ज्यादा गहरे घाव होते हैं, जिन्हें वो सुबह सुबह पानी से साफ करता है। मोइचिरो उनसे कहता है कि तुम सब भी अपने हिसाब से अपने लेवल से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इससे जीत हासिल नहीं हो सकती। मैं नहीं चाहता कि तुम सारे लोग डीमंस के हाथों मारे जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक लंबी जिंदगी जियो। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो की मोइचिरो से फाइट होती है, जहाँ पर मोइचिरो तांजीरो को काफी कुछ लेसन सिखाता है
और मुइचिरो को यह देखकर काफी खुशी होती है कि तांजीरो पहले से काफी बेहतर बन चुका है। मुइचिरो अब तांजीरो से कहता है कि तुमने सब कुछ सीख लिया है, इसलिए तुम अगले हाशिरा की ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। ये सुनकर तांजीरो कहता है कि क्या सच में? अभी तो सिर्फ मुझे 5 दिन ही हुए हैं। मुइचिरो कहता है कि तुम वो सब कर रहे हो जो कि मैंने तुम्हें सिखाया है। ये सुनकर बाकी स्लेयर्स भी कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो क्या अब हम भी आगे के हाशिरों के लिए जा सकते हैं? लेकिन मुइचिरो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है 2 हफ्ते लड़ने के बाद भी, तुम अपनी ट्रेनिंग मन से नहीं कर रहे हो। यहाँ पर तांजीरो को अब एक आइडिया आता है और वो मुइचिरो को एक पेपर प्लेन फ्लाइंग कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देता है, क्योंकि उसे कानामोरी से पता चला था कि उसे पेपर प्लेन बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। वो उसे शर्त में कहता है कि अगर वो जीता तो उसे बाकी के स्लेयर्स के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। इधर मुइचिरो भी उसके सारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब तांजीरो और मुइचिरो बाहर इस ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं। ये दोनों 10 बार प्लेन उड़ा सकते हैं और एक बार भी तांजीरो का प्लेन मुइचिरो के प्लेन से आगे निकल जाता है तो तांजीरो जीत जाएगा, क्योंकि मुइचिरो यहाँ पर और कॉन्फिडेंट था कि तांजीरो एक बार भी आगे नहीं निकल सकता। फिर हम देखते हैं कि पहला राउंड स्टार्ट होता है और इसमें मुइचिरो जीत जाता है और इसी तरह वो 10 बार प्लेन उड़ाते हैं और हर बार तांजीरो हार जाता है। फिर हम देखते हैं कि ओवरऑल इस चैलेंज को तांजीरो हार जाता है। यहाँ पर बाकी स्लेयर्स को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो भी मुइचिरो को चैलेंज देने लग जाते हैं, क्योंकि फ्लाइंग कंपटीशन में उन्हें भी काफी ज्यादा नॉलेज है। सभी एक दूसरे से प्लेन कंपटीशन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सारा स्ट्रेस था ट्रेनिंग का वो खत्म होने लग जाता है। वो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तांजीरो अपना एक नया प्लान बनाता है, लेकिन मुइचिरो की कासुगाई कुरो आकर उसे फाड़ देती है और उससे तांजीरो का कासुगाई लड़ने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी स्लेयर्स एक साथ सारी प्लेन्स को एक आसमान में उड़ाते हैं, जिसे देखकर मुइचिरो को भी काफी रिलैक्स फील होता है। शाम को तांजीरो बात कर रहा होता है कि मुजान जरूर नेजुको के पीछे पड़ा होगा, इसीलिए उन्हें अब डीमंस देखने को नहीं मिलते। मुइचिरो कहता है कि अच्छा है, इससे हम ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तांजीरो कहता है कि वो नेजुको को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अभी उसे ट्रेनिंग में साथ लेकर आना बहुत ही ज्यादा खतरे का काम है। मुइचिरो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुजान नेजुको को पकड़ने के लिए डीमंस को इकट्ठा कर रहा हो, ताकि वो खुद उन डीमंस के बीच छुप सके। तांजीरो कहता है कि वो और ज्यादा मेहनत करके स्ट्रांग बनेगा और फिर नेजुको के पास जाएगा। तांजीरो का इस तरह हमेशा पॉजिटिव रहना मुइचिरो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तांजीरो कहता है कि उसे नेजुका की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी देखभाल एक भरोसेमंद इंसान कर रहा है। हम देखते हैं कि तांजीरो के मास्टर उरुकोडा की नेजुको की सुरक्षा में बैठे हुए थे। मुइचिरो आखिर में तांजीरो से कहता है हम सबको मिलकर मुजान को हराना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तांजीरा लव हाशिरा मित्सुरी के मेंशन में आ जाता है, जो कि उसे देख बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तांजीरो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर ढेर सारी मधुमक्खियां उड़ रही होती है। मित्सुरी तांजीरो को बताती है कि वो मधुमक्खी यहाँ पर पालती है, क्योंकि उसे मधुमक्खी का शहद बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो उसे ब्रेड पर लगाकर भी खाती है। मित्सुरी कहती है कि वो तांजीरो के लिए ब्लैक टी बनाएगी। मित्सुरी तांजीरो का हाथ पकड़कर उसे मेंशन के अंदर ले जाने लगती है। टू बी कंटिन्यूड इन इट्स सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट अपलोड करना है या नहीं वो आप तय करेंगे। धन्यवाद।